नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर गहरी नज़र डाल रहे हैं जिसने भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों में कह सकते हैं एक बड़ा भूचाल ला दिया है। अमेरिका ने भारत से आने वाले कई सामानों पर आयात शुल्क यानी इंपोर्ट टैरिफ को सीधे 2 गुना करके 50% कर दिया है। जी हाँ, 50%। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और ये फैसला 27 अगस्त 2025 से लागू भी हो चुका है। इसने दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे पास इस विषय पर कई समाचार रिपोर्ट्स हैं, आर्थिक विश्लेषण भी है। आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये 50% टैरिफ आखिर है क्या भला, इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है, कौन से भारतीय उद्योग इसकी सीधी चपेट में है और इसका भारत की अर्थव्यवस्था और अमेरिका के साथ उसके रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है। चलिए इस मामले की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ जैसा आपने कहा कुछ प्रतिशत ऊपर नीचे होने की बात नहीं है। 50% टैरिफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम है, खासकर दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच। और ये समझना जरूरी है कि ये रातों रात नहीं हुआ। इसकी एक पृष्ठभूमि है, एक कॉन्टेक्स्ट है। हाँ। तो स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर हम इसके आर्थिक और भू राजनीतिक दोनों पहलुओं को खंगालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये 50% टैरिफ का गणित क्या है? क्या मतलब ये सभी भारतीय सामानों पर लागू हो गया है? नहीं, सभी पर नहीं। और देखिए, 50% एकदम नया भी नहीं है। इसे यूं समझिए, पहले से ही कुछ भारतीय सामानों पर 25% का टैरिफ लगा हुआ था। अच्छा। वो पूर्ववर्ती ट्रंप प्रशासन के समय लगाया गया था। अच्छा। अब जो बाइडेन प्रशासन है, उसने उसी 25% के ऊपर एक और 25% का अतिरिक्त शुल्क जोड़ दिया है। ओ। तो कुल मिलाकर ये 25 जमा 25 मतलब 50% हो गया है। अच्छा। और ये नई बढ़ोतरी ही 27 अगस्त 2025 से प्रभावी हुई है। अच्छा, तो ये मौजूदा टैरिफ का सीधा डबल हो गया है। ये कितने बड़े पैमाने पर असर डालेगा? मतलब भारत के कितने एक्सपोर्ट पर इसकी मार पड़ने वाली है? अनुमान अलग अलग स्रोतों में थोड़े ऊपर नीचे हैं, लेकिन मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि लगभग $48 बिलियन से लेकर 48 बिलियन? हाँ, 48 से $60 बिलियन मूल्य के भारतीय निर्यात सालाना इसकी चपेट में आ सकते हैं। अब इस आंकड़े को जरा कॉन्टेक्स्ट में रखना जरूरी है। जी। भारत का अमेरिका को कुल निर्यात पिछले साल करीब मान लीजिए $150 बिलियन के आसपास था। तो 48 से $60 बिलियन का प्रभावित होना मतलब 1/3 से भी ज्यादा निर्यात पर सीधा असर। बाप रे। जी। और ये अमेरिका द्वारा अपने किसी भी बड़े व्यापारिक भागीदार पर लगाई गई सबसे ऊंची टैरिफ दरों में से एक है। तो ये दिखाता है कि मामला कितना गंभीर है। ये वाकई बहुत बड़ी रकम है, कुल निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा। लेकिन आपने कहा कि ये सभी सामानों पर नहीं है, तो किन क्षेत्रों को इससे छूट मिली है, ये जानना भी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को इस दायरे से बाहर रखा गया है। इनमें शामिल हैं फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयाँ, कंप्यूटर चिप्स, अच्छा। स्टील, एल्यूमिनियम, यात्री वाहन मतलब पैसेंजर व्हीकल्स, और जो मानवीय सहायता के तौर पर सामान भेजा जाता है, इन पर यह 50% वाला टैरिफ लागू नहीं होगा। और एक और जरूरी बात इसमें यह है कि जो भारतीय माल 27 अगस्त 2025 की तारीख से पहले ही अमेरिका के लिए रवाना हो चुका था, मतलब जो रास्ते में था, हाँ, जो शिपिंग में था, रास्ते में था, उस पर भी ये बढ़ा हुआ शुल्क नहीं लगाया जाएगा। तो मतलब दवाइयाँ, चिप्स, स्टील, एल्यूमिनियम जैसी चीजें बच गईं। क्या स्रोत ये बताते हैं कि इन्हें क्यों बख्शा गया? क्या ये सिर्फ इसलिए कि ये स्ट्रैटेजिकली जरूरी हैं या अमेरिका की अपनी इकोनॉमी को भी इनकी जरूरत है? स्रोत सीधे तौर पर तो मंशा नहीं बताते, लेकिन जो विश्लेषण आ रहे हैं वो यही इशारा करते हैं कि ये शायद दोनों का मिक्सचर हो। फार्मास्यूटिकल्स और चिप्स जाहिर है अमेरिका के लिए भी स्ट्रेटेजिकली अहम है। हाँ, और उनकी सप्लाई चेन में भारत एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो इन्हें बाधित करने से शायद अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचता। सही बात है। स्टील और एल्यूमिनियम पर देखिए पहले से ही अलग तरह के टैरिफ और कोटा सिस्टम लागू हैं, तो शायद उन्हें इस नए दायरे में लाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता। यात्री वाहनों को बाहर रखना भी दिलचस्प है। शायद ये अमेरिकी उपभोक्ताओं पर सीधा असर कम करने की एक कोशिश हो। और मानवीय सहायता को छूट देना तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। ठीक है। लेकिन इन छूटों के बावजूद एक बहुत बड़ा हिस्सा, जैसा हमने देखा 48-60 बिलियन डॉलर का, वो इस भारी टैरिफ के दायरे में आ गया है। ठीक है, तो तस्वीर अब थोड़ी साफ हो रही है। झटका तो बड़ा है पर कुछ जरूरी सेक्टर बचे हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका ने ये कदम उठाया क्यों? टैरिफ को दोगुना करने के पीछे ऑफिशियल या फिर अनऑफिशियल कारण क्या बताए जा रहे हैं? बाद भी भारत द्वारा रूस से लगातार तेल खरीदने से। ओह, तो ये तेल वाली बात है। हाँ,
कई समाचार रिपोर्टों में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से इसे एक दंडात्मक उपाय कहा गया है, मतलब एक पनिटिव मेजर। पनिटिव? जी, उनका तर्क ये है कि भारत का रूस से तेल खरीदना, जो वैश्विक प्रतिबंध लगे हैं, उनकी भावना के खिलाफ जाता है और एक तरह से रूस को आर्थिक मदद पहुंचाता है। इसलिए ये टैरिफ भारत पर आर्थिक दबाव बनाने का एक तरीका है ताकि वो अपनी रूस नीति पर पुनर्विचार करें। तो ये पूरी तरह से एक जियोपॉलिटिकल मूव है जिसे ट्रेड के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला नहीं है, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत की पोजीशन और उसके इंडिपेंडेंट फैसलों से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे बड़ी शक्तियों के बीच तनाव का असर सीधे व्यापारिक रिश्तों पर पड़ सकता है। और ये भी ध्यान देना होगा कि ये फैसला तब आया है जब भारत और अमेरिका के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार वार्ता थी, ट्रेड टॉक्स, हाँ, वो रुकी हुई थी। हाँ, वो कुछ समय से अटकी हुई थी, जैसे कृषि उत्पाद, डेयरी प्रोडक्ट्स के मार्केट एक्सेस पर, मेडिकल डिवाइसेस की कीमतों पर, और हाँ, रूसी तेल आयात जैसे मुद्दों पर पहले से ही मतभेद थे। अच्छा। तो ऐसा लगता है कि जो मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसने अमेरिका को ये कड़ा कदम उठाने का एक कारण दे दिया, जबकि वो ट्रेड वाले इश्यूज अपनी जगह बने हुए थे। ये दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग मुद्दे एक साथ आकर इस सिचुएशन को बना रहे हैं। चलिए, अब जरा जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि भारत के कौन से उद्योग इस 50% टैरिफ की सीधी मार झेल रहे हैं। यहाँ स्थिति काफी चिंताजनक लग रही है। चिंताजनक तो है ही। जो क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, उनमें प्रमुख हैं कपड़ा और परिधान उद्योग, मतलब टेक्सटाइल्स एंड अपैरल। टेक्सटाइल्स, हाँ। रत्न और आभूषण, जेम्स एंड ज्वेलरी, जूते, फुटवेयर, खेल का सामान, स्पोर्टिंग गुड्स, फर्नीचर और कई तरह के केमिकल्स। ये वो सेक्टर हैं जिनमें भारत का अमेरिका को अच्छा खासा निर्यात होता है, और इनमें से कई लेबर इंटेंसिव हैं, मतलब बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देते हैं। आपने रत्न और आभूषण का जिक्र किया। ये तो भारत के लिए बहुत बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है, और अमेरिका तो इसका सबसे बड़ा बाजार है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। रत्न और आभूषण क्षेत्र पर इसका असर बहुत गहरा पड़ सकता है। अगर पिछले फिस्कल ईयर के आंकड़े देखें तो भारत ने अमेरिका को लगभग $10 बिलियन 10 बिलियन? जी, $10 बिलियन मूल्य के पॉलिश किए हुए हीरे और आभूषण निर्यात किए थे। अमेरिका भारतीय जेम्स एंड ज्वेलरी का सबसे बड़ा खरीदार है। लगभग 35-40% एक्सपोर्ट वही जाता है। बाप रे। तो 50% टैरिफ लगने का मतलब है कि भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में अचानक बहुत महंगे हो जाएंगे। इससे उनकी मांग घट सकती है, और सूरत, मुंबई जैसे शहर जहां ये इंडस्ट्री केंद्रित है, वहां इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ेगा। और कपड़ा उद्योग का क्या? वो भी तो भारत में लाखों लोगों को रोजगार देता है। हाँ, कपड़ा और परिधान उद्योग भी बुरी तरह प्रभावित होगा। भारत अमेरिका को बड़ी मात्रा में रेडीमेड गारमेंट्स, होम टेक्सटाइल्स जैसे चादरें, तौलिए, ये सब निर्यात करता है। जी। ये उद्योग भी बहुत लेबर इंटेंसिव है, और खासकर इसमें महिला कर्मचारियों की संख्या काफी ज्यादा है। तो टैरिफ बढ़ने से भारतीय कपड़ों की कॉस्ट अमेरिकी इंपोर्टर्स के लिए बढ़ जाएगी। तो वो कहीं और से लेंगे फिर? हाँ, बिल्कुल। वो चीन, वियतनाम, बांग्लादेश जैसे दूसरे देशों की ओर रुख कर सकते हैं, जहां शायद टैरिफ कम हो या लागत वैसे ही कम हो। इसी तरह जूते, खेल का सामान, फर्नीचर जैसे अन्य जो लेबर इंटेंसिव क्षेत्र हैं, उनमें भी छोटे और मझोले निर्यातक जो एसएमईज हैं, उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। उनके लिए इस तरह के अचानक आए बड़े झटके को झेलना ज्यादा मुश्किल होता है। तो कुल मिलाकर इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है? क्या कुछ शुरुआती अनुमान हैं कि ये 50% टैरिफ भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचा सकता है? शुरुआती अनुमान तो देखिए काफी गंभीर तस्वीर पेश कर रहे हैं। कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट का मानना है कि जो सेक्टर सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, उनमें निर्यात में 60% से 70% तक की भारी गिरावट आ सकती है। 70% तक? जी, ये सिर्फ एक अनुमान है, और असल असर तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन 70% तक की गिरावट का मतलब है कि व्यापार लगभग ठप हो जाना। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 70% तक गिरावट, ये तो अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से को हिलाकर रख देगा। और जैसा कि आपने कहा, ये लेबर इंटेंसिव क्षेत्र है, तो नौकरियों पर इसका क्या असर होगा? सीधा और नेगेटिव असर। जब निर्यात गिरेगा, प्रोडक्शन कम होगा, तो कंपनियों को कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, और इसका सबसे पहला शिकार अक्सर रोजगार ही होता है। जो एक्सपोर्ट हब्स हैं, जैसे तिरुपुर कपड़ों के लिए, सूरत हीरे के लिए, आगरा जूतों के लिए,
मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट्स या फर्नीचर के लिए, इन जगहों पर लाखों नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। और ये वो नौकरियां हैं जो अक्सर समाज के कमजोर तबके के लोगों को मिलती हैं। इसके अलावा जब ये टैरिफ लागू हुआ तो शुरुआती रिएक्शन में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में भी थोड़ी गिरावट देखी गई थी। हालांकि वो बहुत ज्यादा अस्थिर नहीं हुई, लेकिन कुल मिलाकर इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इससे न केवल व्यापार में बाधा आएगी, बल्कि ये डिमांड में कमी लाकर इकोनॉमिक स्लोडाउन की आशंका को भी बढ़ा सकता है। यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन सा भी दिखता है। एक तरफ भारत और अमेरिका खुद को बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बताते हैं, क्वाड जैसे ग्रुप्स में साथ काम कर रहे हैं, चीन के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इतना बड़ा ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट। इस कदम ने भारत अमेरिका के ओवरऑल संबंधों को कैसे प्रभावित किया है? ये निश्चित रूप से रिश्तों में एक तनाव का दौर ले आया है। स्रोतों का विश्लेषण यही बताता है कि ये कदम व्यापार संबंधों में सहयोग यानी कॉपरेशन के बजाय टकराव कन्फ्रंटेशन की ओर एक स्पष्ट झुकाव दिखाता है। जहां कुछ साल पहले तक दोनों देश व्यापार बढ़ाने, कोई मिनी ट्रेड डील करने की बातें कर रहे थे, वहीं अब ये 50% टैरिफ एक बड़ी दीवार की तरह खड़ा हो गया है। सही बात है। ये दिखाता है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होने के बावजूद जियोपॉलिटिकल असहमतियां या फिर नेशनल इंटरेस्ट वो ट्रेड रिश्तों पर भारी पड़ सकते हैं। विश्वास बहाली में अब समय लगेगा। और भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है? क्या भारत ने भी कोई जवाबी टैरिफ लगाया है या लगाने की बात कही है, या फिर डिप्लोमेटिक लेवल पर इसे सुलझाने की कोशिश हो रही है? अभी तक तो भारत ने किसी जवाबी टैरिफ की घोषणा नहीं की है। भारतीय अधिकारियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित ने सार्वजनिक रूप से इस दबाव का सामना करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है। अच्छा। उनका जोर इस बात पर रहा है कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा और जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनको यथासंभव समर्थन देगा। कई रिपोर्टों में रेजिलिएंट इंडिया यानी जुझारू भारत की भावना का जिक्र किया जा रहा है। रेजिलिएंट इंडिया? हाँ, कि भारत इस आर्थिक दबाव के सामने झुकेगा नहीं और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहेगा, साथ ही अपनी इंटरनल कैपेसिटी को बढ़ाएगा। पर्दे के पीछे डिप्लोमेटिक बातचीत जरूर चल रही होगी, लेकिन फिलहाल पब्लिक स्टैंड मजबूती दिखाने का है। अब ये देखना होगा कि ये रेजिलियंस जमीनी हकीकत में कैसे बदलती है और प्रभावित उद्योगों को क्या ठोस राहत मिलती है। तो ये रेजिलिएंट इंडिया वाली बात सिर्फ एक नारा है या इसके पीछे कोई ठोस रणनीति भी दिख रही है? क्या स्रोत इस पर कुछ रोशनी डालते हैं? स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ नारा नहीं, बल्कि एक कोशिश है देश के मोराल को ऊंचा रखने की और साथ ही ये सिग्नल देने की कि भारत बाहरी दबाव में अपनी नीतियां तय नहीं करेगा। रणनीति के तौर पर सरकार शायद प्रभावित उद्योगों के लिए कुछ राहत पैकेज घोषित करे, एक्सपोर्टर्स को दूसरे बाजारों की तलाश करने में मदद करे और डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ावा देने पर जोर दे। अच्छा। लेकिन ये सब कहना आसान है, करना मुश्किल, खासकर जब आपका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट अचानक इतना महंगा हो जाए। लंबी अवधि में ये शायद भारत को अपनी सप्लाई चेन को और डाइवर्सिफाई करने और आत्मनिर्भरता पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करे। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? संक्षेप में कहें तो अमेरिका ने यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने को आधार बनाकर 27 अगस्त 2025 से कई भारतीय सामानों पर आयात शुल्क को मौजूदा 25% से बढ़ाकर कुल 50% कर दिया है। ठीक है। यह करीब 48 से 60 बिलियन डॉलर के भारतीय निर्यात को प्रभावित कर सकता है। और इससे रत्न, आभूषण, कपड़ा, जूते, फर्नीचर जैसे लेबर इंटेंसिव उद्योग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं, जिससे निर्यात में 70% तक की भारी गिरावट और लाखों नौकरियों के जाने का खतरा पैदा हो गया है। बिल्कुल। हालांकि फार्मा, कंप्यूटर चिप्स, स्टील, एल्यूमिनियम, यात्री वाहन जैसे कुछ स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण क्षेत्रों को इस टैरिफ वृद्धि से छूट दी गई है। हाँ। यह कदम भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में एक गंभीर तनाव का प्रतीक है और सहयोग की जगह टकराव को दर्शाता है। और भारत की प्रतिक्रिया फिलहाल रेजिलिएंट इंडिया की भावना के साथ दबाव का सामना करने और अपनी आंतरिक आर्थिक क्षमता को मजबूत करने पर केंद्रित है, बजाय तत्काल जवाबी कार्रवाई के। सही कहा। फोकस अभी आंतरिक समाधान और शायद डिप्लोमेटिक रास्ते तलाशने पर ज्यादा दिख रहा है। ठीक है। जैसा कि हमने सुना, भारत इस अप्रत्याशित और बड़े आर्थिक दबाव के सामने अपनी रेजिलियंस यानी जुझारू क्षमता को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहा है। ये हमें एक दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा करता है और सोचने पर मजबूर करता है कि
लंबे अवधि में ये अनुभव भारत के लिए क्या मायने रखेगा? क्या ये वाकई भारत को अपने घरेलू उद्योगों को मजबूत करने, सप्लाई चेन में विविधता लाने और वैश्विक व्यापार में अमेरिका पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक निर्णायक मोड़ साबित होगा? हाँ, ये बड़ा सवाल है। या फिर ये एक अस्थायी झटका है जिसे कूटनीति और समय के साथ संभाल लिया जाएगा? और अगर भारत नए बाजार और नए साझेदार ढूंढता है, तो वैश्विक व्यापार के समीकरणों पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब भविष्य में ही मिलेंगे और जिन पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा। बिल्कुल। ये देखना अहम होगा कि ये जुझारूपन भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति को कैसे नया आकार देता है। आज की इस गहरी पड़ताल के लिए बस इतना ही।